Hello and welcome everyone in online classes of Air Defense Academy. I'll teach you physics. Let's see फिजिक्स में क्या क्या है हमारे सिलेबस में। फिजिक्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भौतिकी। अब देखिए फिजिक्स जो है ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसका एहसास इससे होता है कि डिफेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, पर फिजिक्स में वो लोग रह जाते हैं। तो फिजिक्स को पढ़ना और फिजिक्स की कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ एयरफोर्स एक्स ग्रुप। तो अभी देखते हैं कि फिजिक्स में हमारे सिलेबस में क्या क्या है, उसके बाद हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स को बेसिकली 6 पोर्शन में डिवाइड किया है। 6 पोर्शन में पहला जो पोर्शन है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। दूसरा जो पोर्शन है ये है हमारा थर्मल साइंस। अब देखिए मैकेनिक्स जो है इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यांत्रिकीय। थर्मल साइंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय विज्ञान। इसके बाद तीसरा पोर्शन जो है फिजिक्स का मेन थर्ड पोर्शन है हमारा ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। और ऑप्टिक्स के बाद अगला पोर्शन जो है ये है हमारा वेव्स एंड साउंड। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का फेवरेट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते चलेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं। तो हिंदी मीडियम के लोगों के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए इसमें सहूलियत रहेगी। ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। वेव्स एंड साउंड को हम लोग बोलते हैं तरंगें तथा ध्वनि। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को हम लोग बोलते हैं विद्युत तथा चुंबकत्व। और एक लास्ट टॉपिक है जो कि काफ़ी अहमियत रखता है, वो है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। अब देखिए इसमें हम लोगों ने इन 6 पोर्शन में डिवाइड क्यों किया, इसके पीछे का एक रीज़न है कि कई बार क्या होता है एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो इन्हीं के हिसाब से पूछे जाते हैं। मैकेनिक्स के जनरली हमारे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग बात करें एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप में टोटल फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं 25। तो 25 क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए 25 क्वेश्चंस में से 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा थ्योरेटिकल सवाल, थ्योरेटिकल, और हम लोग कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और एक जो वैरायटी आती है वो होती है हमारी न्यूमेरिकल्स। मैंने बहुत सारे क्लासेस में ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूमेरिकल्स वाले केस में फंस जाते हैं या वो लोग अवॉइड करते हैं न्यूमेरिकल्स को, जबकि एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे बहुत इजी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत इजी सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिनकी मेजॉरिटी रहती है एक्स ग्रुप में, और काफ़ी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक वाइज कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है यहाँ से हम लोगों को मिलते हैं 5 से 6 क्वेश्चन। फिर जो थर्मल साइंस वाला पोर्शन है इससे मिलते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। फिर जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स से भी हम लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। वेव्स एंड साउंड के जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं।
और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स जो है, आधुनिक भौतिकी, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग यही रेशियो रहता है सारे पेपर्स में कि किस तरीके से क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। फिजिक्स में सिलेबस में अगर देखें तो एक है मैकेनिक्स जिसको यांत्रिकी बोलते हैं, फिर है थर्मल साइंस जिसको हम लोग ऊष्म विज्ञान बोलते हैं, फिर है ऑप्टिक्स जिसको हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं, वेव्स एंड साउंड जिसको तरंगें और ध्वनियों के बारे में बात करी जाती है, फिर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जिसमें कि हम लोग विद्युत तथा चुंबकत्व की बात करते हैं, और फिर है मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी जिसमें कि सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसड्यूसर्स, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स यहाँ तक का ये पोर्शन हम लोगों का एक कवर होता है। अब देखिए क्वेश्चंस का रेशियो भी यही रहता है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स की। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स से। देखिए मैकेनिक्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स जो है ये किस तरीके से डिवाइड की गई है। इसको कि हम लोगों ने यांत्रिकी बोला था। अब देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। मैकेनिक्स को पहले 2 तरीके से डिवाइड किया है। पहला पोर्शन जो होता है ये होता है स्टैटिक्स, ठीक है, और दूसरा होता है डायनेमिक्स। क्लियर। अब देखते हैं स्टैटिक्स में क्या होता है। इसको पहले देखते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं। ये होता है स्थैतिकी, और डायनेमिक्स को हम लोग बोलते हैं गतिकी। अब देखिए डायनेमिक्स जो है इसको भी 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। अभी बताएंगे कि ये डिवाइड क्यों किया है। ऐसे इस तरीके से डिवीजन का भी एक बहुत मतलब होता है और इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। डायनेमिक्स को 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। ये होता है आपका काइनेमैटिक्स और एक होता है पोर्शन काइनेटिक्स का। अब देखते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। काइनेमैटिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुद्ध गति विज्ञान, और काइनेटिक्स को हम लोग बोलते हैं बल गति विज्ञान। अब देखिए ये डिवीजन हम लोगों ने क्यों किया। अगर ये डिवीजन सही तरीके से समझेंगे तो हम लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। स्टैटिक्स में वो पोर्शन कवर किया जाता है जब जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट की कंडीशन में होता है। व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। अब देखिए डायनेमिक्स मतलब पार्टिकल इज इन मोशन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब कोई भी कण जो है वो क्या है, गतिशील है। कोई भी कण गतिशील होता है। जैसे आप हम कोई भी अगर गति कर रहे होते हैं तो वो किस में आ जाता है, डायनेमिक्स में। अब देखिए काइनेमैटिक्स में क्या होता है। काइनेमैटिक्स जो है जिसको हम लोग शुद्ध गति विज्ञान भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बात करते हैं मोशन की यानी मूवमेंट की, कि किस तरीके से कोई भी पार्टिकल चल रहा है इसके बारे में बात की जाती है। पर यहाँ पर हम लोग जिसकी बात नहीं करते हैं वो है फोर्स। यहाँ पर हम लोग फोर्स की कोई भी बात नहीं करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं काइनेटिक्स की, तो काइनेटिक्स में हम लोग बात करते हैं मोशन की, और मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बात किसकी करेंगे, यहाँ बात करेंगे हम लोग फोर्स की। देखिए काइनेमैटिक्स में हम लोग फोर्स की बात नहीं करते हैं, पर कह रहे हैं कि काइनेटिक्स में हम लोग फोर्स की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फिर काइनेमैटिक्स में किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे बेसिक टर्म्स जो कि होती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे काइनेमैटिक्स में। हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग फोर्स या फिर उस फोर्स की बात करेंगे जिसकी वजह से मोशन हो रहा है।
यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियर करना जरूरी है कि कौन सा फोर्स, वो फोर्स जिसकी वजह से मोशन होता है वो कवर किया जाता है काइनेटिक्स में। अब कुछ लोगों को एक और डाउट होता है कि सर अभी आप यहाँ पर देखेंगे एक आएगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तब कहेंगे कि सर फिर तो जो हमारा सर्कुलर मोशन है वो काइनेमेटिक्स में नहीं आना चाहिए, काइनेटिक्स में आना चाहिए था। तो वो इसलिए कि जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल, जो अपकेंद्रीय बल होता है और अभिकेंद्रीय बल जो होते हैं वो क्यों होते हैं, वो जनरेट होते हैं मोशन के कारण। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, वृत्तीय गति करेगा, तब उसके अंदर वो फोर्स जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए उनकी वजह से मोशन नहीं हो रहा, उनकी वजह से वो फोर्सेस के कारण से गति नहीं हो रही है, इसलिए वो जो मोशन आएगा वो आएगा हमारा काइनेमेटिक्स में। और बाकी जितने भी फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, वो सारा पोर्शन कवर होगा काइनेटिक्स में। तो अब देखते हैं काइनेमेटिक्स में क्या क्या आता है और काइनेटिक्स में क्या क्या आता है। काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग होती है हमारी वन डायमेंशनल मोशन से। इसमें फर्स्ट आता है वन डायमेंशनल मोशन, जिसको हम लोग रेखीय गति भी बोलते हैं। फिर आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम लोग प्रक्षेप्य गति भी बोलते हैं। और लास्ट में एक और आता है सर्कुलर मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। क्लियर? तो देखते हैं रेखीय गति। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन जो होते हैं, इनको एक और चीज भी कहते हैं, ये होता है हमारा टू डायमेंशनल मोशन, जिसको हम लोग द्विविमीय गति भी कहते हैं। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। फिर अब बात हम लोग काइनेटिक्स में किसकी बात करेंगे, यानी कि बल गति विज्ञान में बल गतिकी भी बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे तो इसमें हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, और उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स आते हैं लाइक रोटेशनल डायनामिक्स हुआ, वर्क पावर एंड एनर्जी वाला चैप्टर हुआ, जिसको कि हम लोग कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर भी बोलते हैं, न्यूटन की गति के नियम हुआ, घर्षण हुए, फिर उसके बाद में आता है घूर्णन गतिकी, उसके बाद ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, दोलन, वो सारा पोर्शन हम लोग आता है हमारे काइनेटिक्स में। और ये टॉपिक खत्म होता है लास्ट में जाकर के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों के जो गुण होते हैं वहाँ पर जाकर के पदार्थों के गुणों में हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी यानी कि श्यानता की, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव की, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस की, स्ट्रेन की। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत सही लग रही होगी। अब अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट आता है तो सर, अगर रेगुलर क्लासरूम तो है नहीं कि हम लोग सर आपके सामने बैठे हैं पूछ लेंगे कि सर बताइए हमारा ये डाउट है, तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से पूछें। तो आपको एप्लीकेशन के अंदर एक चैट बॉक्स मिलता है चैटिंग के लिए, तो वहाँ पर आप अपने कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमारा ये डाउट है, हमको बता दीजिए या सॉल्व करा दीजिए। तो वहाँ पर अगर आप अपना डाउट पूछते हैं तो वो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, डाउट्स में कोई भी आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में पहला टॉपिक आता है हमारा वन डायमेंशनल मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक विमीय गति, या फिर इसी को ही हम लोग एक और नाम से भी आपको चैप्टर मिल जाएगा यही वाला, वो है रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति।
ठीक है, तो देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सरल रेखीय गति क्या होती है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग दो तरीके की बात करेंगे इसमें, कि वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन यानी कि कोई भी पार्टिकल जो है एक सीधी रेखा में चलता हुआ दूसरे पॉइंट यानी कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी भी सीधी रेखा में यानी कि स्ट्रेट लाइन पे अगर मोशन करता है, तो ये जो हमारा मोशन आता है ये होता है वन डायमेंशनल मोशन, या फिर बहुत ज़्यादा क्लियरली कहें तो रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, चाहे भले वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल मोशन हो या फिर वर्टिकल मोशन हो या हमारा कोई भी एंगल, किसी एंगल पे हम लोगों ने अगर मोशन करते हैं, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन के अंडर में आता है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। अब देखिए वन डायमेंशनल मोशन को हम लोगों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। शुरुआत मैकेनिक्स की यहाँ से होती है, अब ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है। जैसे कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल को ज़मीन से ऊपर फेंकना है, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है किसी हाइट से नीचे ज़मीन पे गिराया जाता है, तो अगर कोई भी पार्टिकल नीचे ज़मीन पर आकर के गिरता है, तो ये क्या हुआ, ये वन डायमेंशनल मोशन हुआ। कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन, और वो भी कौन सी, एक डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में या स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है, वो हमारा यहाँ पर कवर किया जाता है। क्लियर। तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ बहुत बेसिक टर्म्स यूज़ की जाती हैं। बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोग साथ साथ में लिखते रहिएगा, तो आप लोगों को काफ़ी सहूलियत भी रहेगी। पहली जो बेसिक टर्म काम में आती है वो है दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है, लोग गलतियाँ भी करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मामले में। तो किस तरीके से लोग गलतियाँ करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और क्वेश्चन किस तरीके से स्टेटमेंट देता है कि डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, यानी कि दूरी जो है वो ऋणात्मक हो सकती है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, या फिर दूरी तथा विस्थापन दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से चीज़ें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ये वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं। चलिए तो अब देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या है। ये मान लीजिए कहीं कोई पार्टिकल है पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए से कोई पार्टिकल पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, लॉकडाउन का दौर है तो क्या होगा, घर से सीधा निकलेगा और पॉइंट बी तक चला जाता है। पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत है क्योंकि बीच में क्या है, पुलिस वाले खड़े हैं, तो आप सीधे नहीं जाएंगे। अगर सीधे नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप दूसरे रास्तों से होकर के यहाँ तक पहुँचे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो जो एक्चुअल पाथ यानी कि जो वास्तविक पथ कोई भी कण अपनी गति के दौरान तय करता है, यानी कि जो पाथ कोई भी पार्टिकल, एक्चुअल पाथ जो फॉलो करता है कोई भी पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज डिस्टेंस। तो जैसे ये यहाँ से घूम घाम के गया, तो ये जो दूरी है, ये जो लंबाई है, ये क्या कहलाएगी आपके लिए, दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। अब देखिए, अब ये तो दूरी हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहां पर बहुत ज्यादा गौर करने की चीज दो थी। पहली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी,
दूसरी जो यहाँ पर गौर करने वाली बात थी वो थी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था। अब देखिए उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है वो आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ क्लियर हो गई कि ए से बी तक की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन, यानी कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक बेसिक कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में दूर हो गया होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस यानी दूरी, ये कौन सी राशि होती है, ये होती है अदिश राशि, यानी कि ये होती है स्केलर क्वांटिटी। वहीं पर एक जो टर्म हम लोगों ने काम में ली ये है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने नाम दिया था विस्थापन का। ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में वेक्टर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके मैथमेटिक्स के पोर्शन में आती है। वेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटिटी प्लस आप लोगों को उसकी डायरेक्शन दोनों का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन होगी पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट बी तक गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन होगी तो वहाँ पर डायरेक्शन भी हम लोग बता सकते हैं कि ए से चलना शुरू किया था, बी तक गया था, तो ये हो गई उसकी क्या डायरेक्शन, ए से बी तक। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। क्लियर। तो एक जो बेसिक कंफ्यूजन था वो हमारा दूर हो गया कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए डिस्टेंस जो है वो स्केलर या फिर अदिश राशि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिशा बार बार बदल रही है, हर क्षण वो अपनी दिशा क्या कर रहा है, बदल रहा है। अगर डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है तो उस पूरे मूवमेंट को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो दूरी जो होती है, जितनी भी दूरी उसने तय की है वो कौन सी राशि हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूरी, और ये हो गया हमारा विस्थापन, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए दूरी और विस्थापन का एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए विस्थापन जो है ये तीन तरीके का हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धनात्मक। फिर हो सकता है नेगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। और एक डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो यानी कि शून्य। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फिर उसके बाद में आती है राशि। विस्थापन के बाद दूसरी हम लोगों ने बात की थी दूरी की। दूरी यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि ये पॉजिटिव होगी या फिर क्या होगी, जीरो। यानी कि ये क्या क्या हो सकता है, ये जो राशि है दूरी ये धनात्मक रहेगी या फिर शून्य होगी। शून्य कब होगी, जब वो कोई भी गति नहीं कर रहा होगा। जब वो स्थिर अवस्था में होगा तो उसकी क्या प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान रहेगी, तो वहाँ पर उस कंडीशन में दूरी क्या रह जाएगी, शून्य रहेगी। अब देखिए विस्थापन नेगेटिव क्यों है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे, नहीं पता चला हमको। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव किस तरीके से होता है। फिर हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है
पर जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव रहता है, पर फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, आपको और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए। एग्जाम्पल, कोई भी पार्टिकल है या कोई आदमी है, पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और अर्धवृत्ताकार चक्कर में चल के अर्धवृत्ताकार गति करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो दूरी है या इसकी जो केंद्र है, केंद्र से ये जो त्रिज्या है इस अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये मान लेते हैं 7 मीटर है। क्लियर? तो ये 7 मीटर कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक की। या फिर रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 मीटर है। यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक चीज़ क्लियर हो जाएगी, 7 मीटर। इस केस में दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या होगी? देखिए, कोई भी वृत्त जो होता है, वृत्त की जो परिधि होती है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr, सब लोगों को पता है। तो अगर सेमी सर्कल होगा तो कितना हो जाएगा, πr। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा πr। तो निकाल के देखते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई विद 7, तो ये डिस्टेंस निकल के आई हमारी 22 मीटर की। क्लियर? तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि दूरी तो होती 22 मीटर। फिर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर दूरी इतनी है तो विस्थापन कितना होगा। विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमको पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये है प्रारंभिक से अंतिम अवस्था तक की डायरेक्शन, ये रही थी। तो कुल दूरी कितनी हो गई, ये कुल दूरी जो विस्थापन जो होगा ये किसके बराबर होगा, व्यास या फिर डायमीटर के इक्वल होगा। और इसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, डायमीटर जो होगा वो रेडियस का दुगना होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आता है, 2 × r, यानी कि 7 × 2 14 मीटर। तो एक चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गई यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि डिस्टेंस तो निकल के आई थी 22 मीटर और डिस्प्लेसमेंट निकल के आया हमारा 14 मीटर। अब देखिए, दोनों से मैं साबित क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ काफ़ी हद तक हम लोगों को क्लियर हो गई कि जो दूरी है ये क्या है, बड़ी है, और विस्थापन क्या है, छोटा है। तो एक जो फेमस रिलेशन है वो ये है कि दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ग्रेटर देन वाली चीज़ तो समझ में आ गई, इक्वल वाली चीज़ क्या होगी, इक्वल वाली चीज़ भी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि दूरी और विस्थापन समान कब होंगे, दूरी और विस्थापन समान तब होंगे जब कोई भी पार्टिकल क्या होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा। जैसे ये एक ए पॉइंट है, यहाँ से बी पॉइंट तक गए, तो ए से बी पॉइंट तक अगर कोई भी जाता है, मान लीजिए 5 मीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में दोनों ही चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। डिस्टेंस भी हमारी कितनी रहेगी, 5 मीटर की, तो दूरी कितनी रहेगी, 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहेगा, 5 मीटर का। तो इस वाले केस में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये वाली चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी है। क्या होता है वो क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए, एक और जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो आता है, द रेशियो ऑफ
डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, और ये जो रेशियो यानी कि दूरी तथा विस्थापन का संख्यात्मक अनुपात। तो दूरी हम लोग कहते हैं कि जब बड़ी है और विस्थापन छोटी राशि है तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कैसे? दूरी मान लिया अभी हम लोगों ने निकाला था कितना, 22 मीटर, और विस्थापन हम लोगों ने निकाला था 14 मीटर। तो 22 में 14 का भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा बार जाता है, इसलिए ये जो है राशि 1 से बड़ी निकल के आती है। तो ये एक दूसरा फेमस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दूरी तथा विस्थापन का संख्यात्मक अनुपात कितना होता है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो ये हमारी बात हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें आती होंगी, पर दिक्कत कहाँ होती है, जब आप लोगों को कोई अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और वो एकदम बेसिक से क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है।